नमस्कार साथियों, चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरओ एआरओ में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा पार्ट 2 की श्रृंखला। ये है हमारी टीम। गौरव सर पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जो कि मैं, शिवम सर हिस्ट्री और यूपी स्पेशल, विक्रम सर रीजनिंग, रूपा मैम हिंदी और प्रियंका मैम इकोनॉमिक्स। ये सब हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये हमारा गदर बैच है। गदर बैच को आप ऑनलाइन जाके परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। उसके बाद हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मतलब अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, मतलब कि प्रियम्बल की बात करते हैं, तो कहां पे दिया गया है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि प्रियम्बल की जो बातें हैं वो हमारा मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, और थर्ड हमारा किसमें दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन सब में हमारी प्रस्तावना की बात की है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की एक समरी है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा गया है। मतलब कि प्रस्तावना एक रूपरेखा तैयार करती है कि हमारा संविधान कैसा होगा, एक खूबसूरत आइन हमारी कैसी होगी। पूरे प्रस्तावना ने, जो छोटा सा प्रस्तावना है, ये समरी बताती है पूरे की पूरे संविधान को। तो इसमें तीन चीजें निहित होती हैं। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जबकि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो पार्ट 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। जबकि बात की गई है हमारे पार्ट 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, और जबकि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है पार्ट 4A में बात की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पार्ट 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, डीपीएसपी की किस आर्टिकल तक बात की गई है, और आप लोग थर्ड में बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और उसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल की बात की गई है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? हु इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति, पब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। जैसा कि हमने बात किया पार्लियामेंट में कि जब हमारा संविधान सभा बनकर तैयार हो रही थी, तो उसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। उसके बाद यही आगे चल के हमारी प्रस्तावना बन जाती है, और प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। इसका पहला शब्द होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। इसके मतलब ये होता है कि जो संविधान है वो यहाँ के लोगों के लिए है, ना कि संविधान के लिए लोग हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, हम संविधान के लिए हैं, संविधान हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमसे संविधान की पावर मिलती है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, पब्लिक की बात होती है तो जनता होगा, पब्लिक होगा। इसमें आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये पास हो जाता है 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है, और ये आगे चल के प्रियम्बल बन जाता है। और उसका पहला शब्द स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। इससे स्टार्ट होता है हमारा प्रस्तावना, जो कि पूरे संविधान की समरी बनाता है। इन चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक? पहले तो हमें समझना होगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अगर आप गणतंत्र का मतलब समझ जाते हैं तो आपको यह क्वेश्चन करने में आसानी होगी। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो देश का प्रमुख होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो निर्वाचित होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा। कहते नहीं है, आपने देखा होगा सुपर 30 मूवी में, उसमें कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा। इसका मतलब अब ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, मतलब मोनार्की सिस्टम नहीं है। इसलिए कहा जाता है
कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, तो जहां पे लोगों के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है वहां पे क्या होगा, रिपब्लिक होगा, गणतंत्र होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। गणतंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया कि जनता के द्वारा जो चुनाव होगा उसे हम रिपब्लिक कहेंगे। एक जिसमें जनता सर्वोच्च है। देखिए इसमें पूछा नहीं, जनता आ गया, इसका मतलब ये सही होगा। ठीक, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। मैंने कहा जनता निर्वाचन करेगी तो निर्वाचन भी हो गया। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, क्या ऐसा हो सकता है रिपब्लिक में? इसमें तो यही हो गया ना, राजा के बेटा राजा बनेगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो ये हमारा गलत हो गया। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा, फिर देखिए जनता द्वारा आगे, जहां पे पब्लिक या जनता द्वारा लोगों को चुना जाए किसी एक हेड ऑफ द स्टेट को, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें हमसे पूछा है कि नहीं है तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए गत वर्षों में राज्यों के निर्माण से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आरओ एआरओ का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे विभिन्न वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इसलिए आपको सही क्रोनोलॉजी याद करनी होगी। कब कौन सा राज्य का फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले राज्य का फॉर्मेशन होता है आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पे होता है। दूसरा होता है गुजरात 1960 में। फिर होता है नागालैंड, फिर होता है हरियाणा, फिर होता है हिमाचल प्रदेश, फिर होता है हमारा मणिपुर, फिर होता है हमारा त्रिपुरा, फिर होता है हमारा मेघालय, फिर सिक्किम, फिर हमारा छत्तीसगढ़, सिक्किम के बाद हमारा आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और लास्ट में हमारा आ जाता है उत्तराखंड के बाद झारखंड, और फिर हमारा तेलंगाना बनता है। और इस समय टोटल हमारे पास 28 राज्य, इस समय टोटल हमारे पास 28 स्टेट। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी। इस समय हमारे पास 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी है। और हम लोग को रिसेंट वाला याद करना है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिया गया। और 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। तो 2 डेट याद रखने हैं, 26 जनवरी 2020 और 31 अक्टूबर 2019। और मैंने आपको आरोही क्रम में बता दिया है, इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। पहले नंबर पे है गुजरात, फिर उसके बाद हमारा है नागालैंड, फिर हमारा है गुजरात के बाद नागालैंड, फिर हमारा है हिमाचल प्रदेश, फिर है हमारा मणिपुर, फिर हमारा है त्रिपुरा, फिर हमारा है मिजोरम, त्रिपुरा, फिर हमारा है मणिपुर त्रिपुरा, फिर हमारा आता है मणिपुर त्रिपुरा। उसके बाद क्या आएगा बताइए? मणिपुर है, त्रिपुरा है, मणिपुर त्रिपुरा, फिर हमारा आता है मेघालय, फिर हमारा आता है सिक्किम, फिर हमारा आता है मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, फिर हमारा आता है छत्तीसगढ़, फिर हमारा आता है उत्तराखंड, फिर हमारा आता है झारखंड, और लास्ट में बन जाता है तेलंगाना। तो ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 राज्य हो गए थे। उसको फिर हमारा जम्मू कश्मीर को हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जब बन जाते हैं तो टोटल 28 राज्य हो जाते हैं और 9 यूटी हो जाते हैं। 9 यूटी के बाद हमारे दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया जाता है। तो इसका सही क्रम हम लोग लगा सकते हैं। नागालैंड सबसे पहले आ गया, फिर हमारा आ गया मणिपुर आ गया, फिर हमारा 1972 में 75 में सिक्किम आ गया, और 1987 में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो इसको हम कर सकते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको किसी भी कीमत पे याद करना है स्टेट के फॉर्मेशन। और लास्ट जो 2 यूटीज बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मर्ज किया गया। इनकी डेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? ये देखिए 2007 में आया गया है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जब भाषाई आधार पर पहला बनाया था, वो कब बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 में बना था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। ठीक, 1953 में एक कमेटी बनाई जाती है, फजल अली कमेटी, जिसके 2 मेंबर होते हैं, फजल अली होते हैं, और उसके साथ 2 सहायक मेंबर होते हैं, पानीकर और कुंजरूजी होते हैं। तो 1956 में बना दिया जाता है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? इसको देखिए, भाषाई आधार पर मैंने अभी इससे पहले ही आपको बताया था, 2007 के क्वेश्चन पूछा गया है। भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बनाया गया था? पोटी सीरारामुल्लू। हमारे 56 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद, 56 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद कौन? पोटी श्री रामुल्लू की डेथ हो जाती है। इसके आनंद फानन में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारा बना देते हैं पहला कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश बना देते हैं। आंध्र प्रदेश बना देते हैं। कब बनता है? 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। आरओ के उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं टोटल। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा में इस समय 552 सीटें हैं, जिसमें 530 सीटें राज्य को हैं, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को है, और 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए है। और एंग्लो इंडियन को 104 संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया है। तो इस समय टोटल 550 सीटें बचती हैं, और 2 सीटें जो हमारी हैं यूटीज की हैं, और जबकि 1 ये स्टेट की सीटें हैं। देख सकते हैं, तो 20 सीटें हमारी किसकी हैं? केंद्र शासित प्रदेश की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, लोकसभा में एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने के लिए एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने के अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्जीक्यूटिव पावर टू इनकॉर्पोरेट अ स्टेट। देखिए इसमें पूछा है इनकॉर्पोरेट अ स्टेट। इनकॉर्पोरेट मतलब मिला सकते हैं, तो संसद ही तो मिला सकता है। संसद के पास ही ऐसा पावर है जो वो किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है। और मिलाने के लिए उसके पास कहां से आर्टिकल आता है? आर्टिकल 2 में बात किया कहता है विदेशी जमीन को मिला सकता है, और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि अपने ही किसी भी जमीन में अपने ही यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत, और आर्टिकल 2 के तहत वो किसी भी अन्य पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य की जमीन को हथिया सकता है या कब्जा कर सकता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही सर्वोच्च पावर है किसी भी चीज के कानून बनाने में। एक राज्य को संघ में भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोधन करता है? यूपी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे हम देख सकते हैं कि यह हमारा मूल अधिकार का प्रश्न आ जाता है। और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जिसकी बात की गई है पार्ट 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक। तो कारखानों में बालकों की बात की गई है, प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है बताइए? राइट टू फ्रीडम की बात करता है। इसमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोसेस, रेसिडेंस, इसकी बात की गई। आर्टिकल 17 में
अप्रियता की, अनटचेबिलिटी की बात की गई है। आर्टिकल 23 में जो बात की गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 24 में बात की गई है अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, सॉरी एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, चिल्ड्रनों को रोकने की बात की गई है। तो 2-4 कर दिया गया है इसमें बच्चों के लिए। तो आपको याद रखना है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 आर्टिकल में बात की गई है। 23वें आर्टिकल में क्या बात किया गया है, फोर्स्ड लेबर या ह्यूमन बेगार की बात की गई है, जबकि 24वें में बात किया गया है, किस चीज की बात की गई है, कारखानों में बालकनों के नियोजन प्रतिशोध की करता है, इसके बारे में बात की गई है। तो आपको आर्टिकल नंबर 23, 24, 17, 19 याद रखना है। तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इसके पहली वाली क्लास में जब मैं पार्ट 1 बात कर रहा था तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसकी व्याख्या को दिया था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था। तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32, इसमें कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब जनता के पास अधिकार है कि अगर जनता का मूल अधिकार का कोई भी हनन कर रहा है गवर्नमेंट या तो पब्लिक, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 32 देता है और जनता की पावर से ही संविधान बना है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन और आर्टिकल 29 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश किया गया। किसके अधिकार? राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत और 91 आर्टिकल 19(1) और F के तहत हुआ करता था। किसके किसके तहत होता था? आर्टिकल 19(1) का F और हमारा अनुच्छेद 31 को रिमूव कर दिया जाता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, और इसको लीगल राइट बना दिया जाता है 301 के अंदर इसे लीगल राइट का प्रोविजन दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या है हमारा, ये अब एक लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट है, जो अनुच्छेद 301 के अंदर आता है। पहले आर्टिकल 19(1) के अंदर आता था और 31वें नंबर आर्टिकल में आता था, जिसको एबॉलिश कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे एबॉलिश कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो 18 हमारा बात करता है टाइटल की, 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, 16 बात करता है हमारी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है 15। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आप लोग देख रहे हैं सारे अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आप लोग को मुंह जवानी रटा होना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में यहां से आने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप देखिए 2007 आरओ 17 आरओ प्री में पूछा गया है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है अनुच्छेद से। इसीलिए मैं पहले क्लास में भी आपसे बोला था कि जितने भी भाग हैं, जितने भी अनुसूचियां हैं और जितने भी आपके संविधान संशोधन हैं और अनुच्छेद हैं, इन सबको आप लोग रट डालिए लिस्टिंग बना बना के। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात किया गया है किसमें? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या? भारतीय संविधान की ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन किसमें किया गया है। देखिए बात तो नहीं किया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का किसमें दिया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बट ये हमारे आर्टिकल नंबर 19 जब राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं उसमें 7 था, जब राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया जाता है। बट राइट टू 1A में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जाती है। 1A क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हमारा आता है राइट टू
CRMRP। ए से हो जाएगा राइट टू असेंबल, 1B में असेंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस और राइट टू प्रोफेशन। आप समझ सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके 6 हैं, इसको आपको याद करने होंगे फंडामेंटल राइट को। भारतीय अनुसार देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में होगा? आर्टिकल नंबर 19 में। ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बार बार देखिए 2007 में क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को और अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? फिर देखिए 19(1) के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। 19(1) क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया जाता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो 19(1) में भी होगा और 21 में भी होगा। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। फिर बात करते हैं, क्वेश्चन आगे हो जा रहा है। निम्नलिखित में से फिर वही क्वेश्चन है, कौन कौन सा है? एकांतरा राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं है। भाषा, विच आर्टिकल ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका भी करेक्ट आंसर हमारा 19 होगा। अब हमारा फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि धार्मिक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस में दिया गया है? आर्टिकल फंडामेंटल राइट के 25 से 28 के बारे में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है। राइट टू प्रोपोगेट आपका अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी दिया गया है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, भाई समाज सुधारक तो होना ही है, कृपाण वो लोग रखते ही हैं, आप लोग देखते हैं। धर्म प्रचार तो खूब जोरों शोरों से चलता रहता है। धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन, क्या धर्म परिवर्तन आपको लगता है लीगल होगा? तो यहीं से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन 4 को एलिमिनेट करते हैं, तो 4 यहां पे है, ये एलिमिनेट हो गया, 4 ये एलिमिनेट हो गया, उपरोक्त सभी में भी 4 आ जाएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 हमारा धर्म परिवर्तन का कोई भी नहीं, रिलीजियस कन्वर्जन हम किसी का नहीं करा सकते हैं, बस अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में बताया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, फिर देखिए क्वेश्चन आ जाता है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, आर्टिकल 14 और 16। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के दोषासिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। आर्टिकल नंबर 21, 20, 22 तो इसमें बात की गई है आर्टिकल नंबर 22 में। इसमें कहा गया है किसी भी एक व्यक्ति को एक ही सजा के लिए 2 बार, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी सकती। इसमें 3 प्रोविजन है। प्रोटेक्शन ऑफ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें आप लोग लिख सकते हैं एक्स पोस्ट पहला, डबल जेरोपर्डी मतलब एक चीज की डबल बार सजा नहीं दे सकते हैं। फिर हमारा लिख सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है आर्टिकल 20 में ये कह रहा है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये हो गया कि जब आपने दंड किया है उस समय जो कानून में गुनाह का सजा होगी वही आपको सजा दी जाएगी, नया सजा आपको बना के नहीं दिया जा सकता। डबल जेरोपर्डी का मतलब हो सकता है कि एक बार आपने जो गुनाह कर दिया और आपको सजा मिल गई, उसी गुनाह के लिए आपको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने ही गुनाह के लिए विटनेस नहीं है, हो नहीं सकते और आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपना गुनाह कबूल करिए और आपको सजा दी जाए। तो ये 3 फैक्टर किस में है? अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20 में बात करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बात करी है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी मैंने बताया था, अनटचेबिलिटी 17 नंबर पे है, टाइटिल्स 18 नंबर में। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन,
आर्टिकल 23 में मैंने बताया था फोर्स लेवल की बात की गई है, पोस्ट लेवल की बात की गई है आर्टिकल 23 में, और अरेस्ट एंड डिटेंशन की किस में बात की गई है, आर्टिकल 22 में बात की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन, मतलब एक जिससे आप अपराध किए हैं तब आपको सजा मिल सकती है, अपराध करने से पहले भी आपको बैठाया जा सकता है थाने में ले जाके, आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, कि हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कुछ कांड करें। इससे बचने के लिए आपको आर्टिकल 22 के तहत पहले ही से गिरफ्त किया जा सकता है। इसमें दो प्रोविजन है, एक प्रिवेंटिव है, एक पुनिटिव है। इसका मैंने बहुत ही अच्छा विस्तृत जानकारी अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। थैंक यू। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका सही आंसर हमारा जाता है आंसर बी, धर्म की स्वतंत्रता। मैंने बताया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 में, 26, 27, 28 में। अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की 29 में बात की गई है, जबकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है हमारे किसमें, आर्टिकल नंबर 30 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया, कब पारित किया है, 1976 में। याद कर लीजिएगा, 2010 और 2001 में क्वेश्चन है। पार्लियामेंट पासेस बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट इन 1976। चलते हैं हम लोग, हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि जो मैं ये श्रृंखला चालू किया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ROARO को, इसको पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसके आंसर को आप लोग रट लीजिए, और इसके जो भी ऑप्शंस हैं इन सब पे आप लोग काम करिए। आने वाले एग्जाम में इन्हीं ऑप्शनों से बन के क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 170 से 80 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 7 से 8 वीडियो आएंगे, जिससे आपकी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने वाले एक भी नहीं गलत होंगे। हमारी सारी फैकल्टीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो बैकबोन होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आप उतने ही सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, 299 के टेस्ट सीरीज हैं, 699 का कोर्स है, और 299 पीसेस के हैं। नाम मात्र की सी फीस रखी गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार इसको ज्वाइन करिए, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं उसको लगाइए, जांच लीजिए, परख लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज का आकलन कर लीजिए, उसके बाद ही आप परचेस करिए। 299 बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक बार आप ट्राई करके देखिए। 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ROARO की पेपर की डेट आ गई है, डेट आने वाली है, और 3 महीने बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आप अधिकारी बन जाएंगे, और 299 रुपये कुछ नहीं होता। ये हमारा ऐप है, ये हमारा ऐप है, हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं। और जैसे भी चीज़ें हों आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छा हो बुरा हो बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।